हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ जैसे डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके मेंस के लिए भी। तो इस वीडियो को आप मेंस के लिए दोबारा रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं थोड़ा अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बताऊँ। इसमें कंटेंट हमने जो बोरो किया है वो पीआईबी एंड पीआरएस की वेबसाइट से हमने ये कंटेंट बोरो किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे ये जो 15th फाइनेंस कमीशन था, तो ये अदरवाइज तो 2020 में लागू होनी चाहिए थी रिपोर्ट, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि जो जेएनके जो एक सेपरेट वहाँ पर यूटी बना दिया गया, लद्दाख की सेपरेट यूटी। तो इसलिए स्टेट्स का डेवोल्यूशन चेंज हो गया। फाइनेंस कमीशन जो दोस्तों करता क्या है, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन जो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ये जैसे बात आपको शायद पता है अभी तक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है कि जो हमारी भारत सरकार है, हमारे नेशनल लेवल पर एक फाइनेंस कमीशन बनाए, एक ऐसा कमीशन का गठन किया जाए जो कि बताए कि अगर जैसे देखो दोस्तों, जो बहुत से जो टैक्सेस इकट्ठे करती है हमारी सरकार, कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। दो तरह की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स इकट्ठा करती है जो कि अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स इकट्ठा करती है ना। तो इनकम टैक्स या फिर और भी जैसे कॉर्पोरेट कंपनी से टैक्स लिया जाता है। तो एक जो टैक्स की कलेक्शन जो जो जितना रहता है दायरा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रहता है। तो इसी चक्कर में होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट तो कहेंगे कि हमारे पास तो रिसोर्स पूल कम रह गया, हमारे पास तो पैसा नहीं आया। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया था कि एक फाइनेंस कमीशन रहेगा जो कि इस जो पूरे के पूरे चक्कर को, कि जो सेंटर ज़्यादा पैसे कमा रहा है सेंटर जो स्टेट से, तो वो डिवाइड करेगा सेंटर फिर अपने स्टेट्स में फर्दर कैसे डिवीजन होने हैं, कौन सी स्टेट को, पंजाब को कितना मिलेगा, कितना केरल को मिलेगा, कितना तमिलनाडु को मिलेगा, कितना महाराष्ट्र को, वो एक सेपरेट एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो पहला है कि सेंट्रल जो जितना भी टैक्स इकट्ठा करेगा, लेकिन दोस्तों सारा का सारा टैक्स शेयर नहीं होता, जितना सेंटर इकट्ठा करता है उसको डिविजिबल पूल कहा जाता है, ठीक है। बात ध्यान दीजिएगा, डिविजिबल पूल में हर एक टैक्स जो भी सेंटर इकट्ठा करेगा उसका हिस्सा स्टेट को मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी जैसे रिसेंटली पेट्रोल डीजल पर जो अभी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल पर बढ़ाया जा रहा है, एक तो सेंटर बढ़ा रहा है सेस, ठीक है, एंड एक एडिशनल ड्यूटी कहते हैं, सैड कहते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ठीक है। तो ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं आते, सेंटर इससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है लेकिन स्टेट के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन उसके बियॉन्ड जैसे इनकम टैक्स या कंपनी जो टैक्स भरती है, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा, वो सेंटर इकट्ठा करता है, स्टेट के साथ शेयर करता है। फाइनेंस कमीशन के दायरे में वो बात आती है, फाइनेंस कमीशन बताता है फिर कि सेंटर को कि आपने कितना हिस्सा स्टेट को देना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहेगी कि पेट्रोल पर जो टैक्स लग रहा है, डीजल पर टैक्स, वो सेंटर जानबूझकर इस तरह से टैक्स लगा रहा है कि स्टेट के साथ शेयर ना करना पड़े, ठीक है। वो है सेस एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ओके, तो एक बहुत वैसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म बन जाता है अगर आप आंसर लिखें ना, फेडरलिज्म का आंसर लिखें कि सेंटर सब कुछ शेयर करता है, स्टेट का नहीं, सब कुछ शेयर नहीं होता। जो फ्यूल पर टैक्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ओके, देन दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 280 के तहत हम जो दो तरह के इम्बैलेंस शेयर करने होते हैं, एक तो वर्टिकल कि सेंटर ज़्यादा पैसे कमाता है जब कंपेयर टू स्टेट्स, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, तो इसलिए शेयर करना सेंटर एंड स्टेट में कि एंड देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल कि स्टेट्स में भी कौन सी स्टेट को ज़्यादा पैसा मिले, कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा गरीब रहती हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को भी ठीक किया जाए। तो दो तरह के बैलेंसेस को ठीक, इम्बैलेंसेस को ठीक करता है, ठीक है। ये गलती नहीं करनी हमने कि वर्टिकल इज बिटवीन सेंटर, कितना सेंटर को जाएगा, एंड मैं यहाँ पे रिपीट करता रहूँगा साथ साथ में, सेंटर एंड स्टेट्स, एंड देन हॉरिजॉन्टल इज बिटवीन स्टेट्स की स्टेट्स में कितना ये डिवाइड होगा, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स। ओके, तो अब यहाँ बिटवीन या अमंगस्ट, अगर मैं जो अगर शायद जो भी होता है ना इंग्लिश का करेक्ट यूजेज। ओके, देन दोस्तों, फाइनेंस कमीशन को गठित करने वाली कौन जो रहती है बॉडी, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट जो इसकी टेबल हो जाती है फाइनेंस कमीशन की, कहाँ हो जाती है एक बार देख लेना आप, ठीक है। पार्लियामेंट में टेबल होती है, हमारे बजट के साथ ही इस बार टेबल की गई है वैसे। तो जो गठन करने वाली बॉडी है प्रेसिडेंट, रिपोर्ट कहाँ टेबल होती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए। वैसे सबमिट किसको करते हैं एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन शायद सबमिट भी शायद प्रेसिडेंट को ना करते हो, प्रेसिडेंट को करते होंगे, लेकिन रिपोर्ट आती तो पार्लियामेंट में है डिस्कशन होने के लिए।
ओके, तो 15th फाइनेंस कमीशन था, एनके सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ। एनके सिंह वैसे फेमस भी हैं। एफआरबीएम की जो रिव्यू कमेटी थी वो भी एनके सिंह के अंदर ही बनी थी, तो इंपॉर्टेंट थी, वह होती है वैसे मेंस के लिए, डिस्कस भी की थी दोस्तों हमने, पेपर में सवाल भी आया, फायदा हुआ है ना। ओके, तो इसीलिए पहले 2020 फरवरी को की गई थी ये जो रिपोर्ट सबमिट, तब ही इम्प्लीमेंट भी होना था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि जेएनके स्पेशल जो एक जो स्टेट अलग कर दिया गया, जो स्टेट को हटाकर यूटी बना दिया गया, तो इसीलिए थोड़ा सा जो डेवोल्यूशन में कि कितना पैसा आगे सेंटर ने देना है वो बदला गया। ठीक है, क्योंकि देखो यूटी बन गया, हुआ गया सेंटर के पास जितना भी जो पैसा इकट्ठा हुआ, सेंटर ने उसमें से कुछ हिस्सा खुद रखना था अपने लिए, एंड कुछ जो स्टेट्स को डिवाइड करना था। तो लेकिन एक स्टेट तो माइनस हो गई है ना, माइनस हो गई, यहाँ पहुंच गई, तो सेंटर ने थोड़ा सा हिस्सा अपने पास और रख लिया, क्योंकि अब एक जो दो यूटीज और ऐड हो गई थी, जम्मू कश्मीर एंड जो हमारे पास लेह की। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहले जो स्टेट, जैसे अभी जैसे 15वां फाइनेंस कमीशन आया, अगर 15वें फाइनेंस कमीशन ने कहा कि स्टेट्स को हम देंगे 41% ऑफ सेंटर्स डिविजिबल पूल। ठीक है, पहले कितना था ये, पहले 42% था, 1% घटा दिया गया क्योंकि एक स्टेट भी अब कम हो गई एंड उस स्टेट का जिम्मा यूटी बनकर सेंटर के पास आ गया था, तो इसीलिए सेंटर ने 41% अब यहाँ पर रख दिया है अपने जो स्टेट को देने के लिए। पहले जैसे सेंटर अपने पास 58% रख रहा था टोटल का, अब 59% रख रहा है क्योंकि एक जो दो यूटीज एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन क्या करता है फिर कि 59% इज विद सेंटर, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए, एंड 41% जो डिविजिबल पूल का कहाँ जाएगा, स्टेट्स के पास। ऑल राइट, अब विद इन द स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, स्टेट्स में वो कहते हैं कि कुछ हमने क्राइटेरिया बनाया, जैसे इनकम डिस्टेंस, एरिया, आबादी, ठीक है, और फॉरेस्ट जो की बात करें, टैक्स को लेकर कितना एफर्ट किया, इन पर्टिकुलर चीज़ों पर हम जो डिवाइड करेंगे, फाइनेंस कमीशन कहता एंड सेंटर को रिकमेंड किया कि आप इन चीज़ों को दिमाग में रख के डिवाइड कीजिएगा। इनकम डिस्टेंस से सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज इनकम डिस्टेंस। दोस्तों, जो हमारे देश में सबसे अमीर स्टेट है, जो है ना, जिसका हाईएस्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर इनकम डिस्टेंस की बात करें तो जो स्टेट जिसकी सबसे ज़्यादा एवरेज पर कैपिटा जीएसडीपी है। ठीक है, जीएसडीपी मतलब जैसे देश के नाम की, अगर हम देश की जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी कहलाता है, स्टेट की जीडीपी इज जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसकी स्टेट की सबसे ज्यादा एवरेज पर कैपिटा जीएसडीपी है, मतलब पर कैपिटा मतलब कि अगर स्टेट की आबादी से डिवाइड कर दें, ठीक है, जो जीएसडीपी किसी भी स्टेट का होगा उसकी अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो हमारी क्या बन जाती है दोस्तों, वो बन जाती है पर कैपिटा जीएसडीपी। ठीक है, पर कैपिटा की एक इंसान के हिस्से में कितना हमारा प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, जीएसडीपी। तो अब जो जिस स्टेट की सबसे ज्यादा है, वापस आ रहा हूं मैं ऊपर, जो हाईएस्ट जिसकी पर कैपिटा है उससे कितना दूर हो आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि स्टेट किसी एक्स की जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो जीएसडीपी है, एवरेज पर कैपिटा, उससे मेरा जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, मतलब मेरा काफी, मेरी जो जिस स्टेट को मैं बिलोंग करूंगा वो जो करता हूं उसकी जो जीएसडीपी है वो काफी पीछे है, एवरेज जीएसडीपी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसको उतनी ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उतनी वहां पर थोड़ी गरीबी है, या फिर जो रिसोर्सेज कम होने के कारण शायद बदहाली भी है, तो उसको और ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए सेंटर से। तो उसी की बात करते हैं इनकम डिस्टेंस में। ठीक है, तो जो स्टेट पहले ही एवरेज हाई जीएसडी पे बैठी है उसको सेंटर से कम मिलना चाहिए ना, यही यही कमांड करता है ना हमारे जो इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या हुआ, जिसके पास कम है उसको ज्यादा दो। ठीक है, तो इसीलिए 50% रखा गया था, 14th फाइनेंस कमीशन में थोड़ा सा घटा दिया गया है। ठीक है, 45% उसको रखा गया है, क्यों, लेकिन तब भी सबसे बड़ा कंपोनेंट है अभी भी। ठीक है, ये प्री में सवाल पूछे जाते हैं कि बिगेस्ट कंपोनेंट क्या है जिसके हिसाब से डिवीजन होगा, अभी भी इनकम डिस्टेंस ही है। ओके, देन एरिया, जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतना एडमिनिस्टर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, उतने ज्यादा आपको स्टेट को अपनी मशीनरी बिठानी पड़ती है, ऑफिसर्स भर्ती करने पड़ते हैं एक्सेट्रा। तो स्टेट ने एरिया वाला तो कांस्टेंट ही रहा, 14th में जो था वही 15th में रखा। पॉपुलेशन, 1971 की पहले पॉपुलेशन को क्राइटेरिया माना गया था 14 में, लेकिन 1971 की पॉपुलेशन, क्योंकि ये देखो, अब देख मान लीजिए जो आप ऐसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उन्होंने आबादी रोकने में बहुत ज़्यादा अग्रसर वहाँ पर कदम लिए। ठीक है, और अग्रेसिव कदम लिए मैं तो ये कहूँगा, एंड आबादी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोका। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का जो अभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अभी भी बहुत तेज़ है, पर्टिकुलरली कुछ
स्टेट्स का तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो इसीलिए अगर हम आबादी को बढ़ते रहने दें, तो उस वो भी एक सही चीज़ नहीं है। जिसने अगर आबादी को रोका, उसको थोड़ा-सा तो कहीं न कहीं हमें वो करना चाहिए ना, थोड़ा इंसेंटिवाइज़ कि आबादी रोकिए, आपको और पैसा मिलेगा। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़रूरी है, जिसके पास ज़्यादा आबादी है, उसको उतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी चाहिए मैनेज करने के लिए आबादी को, ठीक है? हम आबादी चाहते हैं रोकना, लेकिन आबादी अगर है अभी ज़्यादा, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए? तो इसीलिए पॉपुलेशन को भी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। 1971 की इम्पोर्टेंस, जो 1971 की आबादी, मतलब कि प्रीवियस आबादी जो आपकी थी 1971, क्योंकि आप उससे जितना जितना ज़्यादा बढ़ा रहे थे आबादी, जैसे अगर आप 2020-21 में देखें, अगर आपने आबादी बढ़ाने के लिए कदम ही नहीं उठाए, तो आपकी आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। यहाँ पे मान लो आपकी आबादी अगर 2 करोड़ थी, अभी आपकी आबादी दिखेगी 10 करोड़, ठीक है? लेकिन मान लीजिए किसी और जगह की 2 करोड़ थी, उसकी अभी दिख रही है सिर्फ 5 करोड़, उसने रोका। तो इसीलिए 1971 पे जब मैं उसको रोक देता हूँ अपने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को, तो फायदा क्या होता है? जिसने आबादी को रोका होगा उसको फायदा होगा, ठीक है? 2 करोड़ की आबादी के हिसाब से पैसा मिला, तो चलो कोई बात नहीं, 5 ही हुई है, ठीक है? 5 करोड़ ही पहुंची है, तो कोई बात नहीं, पैसा चल चल जाएगा। लेकिन दो से मेरी 10 हो गई, तो मेरा पैसा बहुत कम पड़ जाएगा। इसी 1971 को क्राइटेरिया बनाया गया था, ताकि जो हम स्टेट्स को इंसेंटिवाइज कर सकें कि आबादी को रोकें, ठीक है? तो ये इसको 17.5 दिया गया था, लेकिन सदर्न स्टेट्स थी, वो से थोड़ा सा नाखुश थी कि 1971 की आबादी, हमने तो आबादी तब भी रोकनी शुरू कर दी थी, हमारी तो तब की आबादी भी लो थी, तो हमें नहीं, ये सही नहीं लग रहा था, इसको हटा दिया गया। 2011 को ही इंपॉर्टेंस दी गई, ठीक है? तो 2011 को इंपॉर्टेंस दी गई, तो थोड़ा सा इसका डेवोल्यूशन इंक्रीज हो गया। बात में थोड़ा ध्यान देना है। एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, यहाँ इसमें हमने कौन सा पैमाना लिया है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट, हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या? टोटल फर्टिलिटी रेट को कैसे यूज किया गया दोस्तों? टोटल फर्टिलिटी रेट को यूज किया गया इनवर्स में, ठीक है? 1/TFR। तो यहाँ पर जिस जिस TFR का मतलब क्या होता है कि अगर एक एवरेज हम एक लाइफ स्पैन देखें एक औरत का जो है, एंड आपकी स्टेट में, तो वहां पर एक एवरेज प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में कितने बच्चे पैदा होते हैं एक औरत से, ठीक है? दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी आबादी बढ़ेगी, तो इसलिए TFR का जो कम होना ही अच्छा है। दैट मीन्स अगर मैं इनवर्स देख लूं TFR का, 1/TFR देख लूं, तो वो मतलब दैट मीन्स कि मेरी स्टेट ने बढ़िया काम किया आबादी रोकने के लिए। कि मेरा अगर TFR मान लीजिए अगर 4 है, तो 1/4 है ना, एंड कि मेरा हिस्सा कितना बना? मेरा हिस्सा बना 0.25। लेकिन अगर मेरा TFR सिर्फ 2 है, तो 1/2 हिस्सा बन गया 0.5, ठीक है? 2 गुना है ना, 0.25 का 2 गुना हो गया। तो इसलिए TFR जितना कम उतना बेहतर, उतना बेहतर, ठीक है? तो दोस्तों उतना बेटर हो गया। तो इसीलिए TFR को ही इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन कौन सा TFR? 1/TFR, इनवर्स ऑफ TFR। इसको 12.5% वेटेज दी है। ये पॉपुलेशन 1971 की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है? कि आप समझ पा रहे हैं शायद कि 1971 से 2021 में जितना दूर आ जाओगे आप, उतना नुकसान है आपका। इसका मतलब आपको अगर कम दूर आना था 1971 की आबादी से, तो आपको TFR को लो होना चाहिए था। ये सेम ही तरह से देखा जा रहा है, लेकिन बस थोड़ा नाम में बदला, जो तब्दीली की गई है। आप मिलाकर देखेंगे इसको, अगर मैं इसको रब करूं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। तो अगर आप यहाँ पर इसको मिलाकर देखें अगर, तो जो टोटल वेटेज तो अभी भी सेम ही आती है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? 27.5 बनता है ये, अभी भी 27.5 ही बन रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ बस, लेकिन और क्लियरर पिक्चर प्रेजेंट होती है लोगों को। ओके। फॉरेस्ट कवर को अभी एज सच हटाकर डेंस फॉरेस्ट कवर की बात की गई है, ठीक है? अगर हम देखें कि हमारे देश में टोटल कितना डेंस फॉरेस्ट कवर है, उसका आपके स्टेट में कितना हिस्सा है, जितना ज्यादा हिस्सा उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, उसको 10% वेटेज दी गई है, ठीक है? तो ये डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है, पहले फॉरेस्ट कवर था, अभी डेंस फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। देन टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, कि आपने कितना टैक्स एफिशिएंसी है, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे के पूरे यहाँ वीडियो में, ठीक है? तो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स की आपने कितना एफर्ट किया है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इसको बोलते हैं टैक्स एफिशिएंसी भी कहा जाता है दोस्तों। टैक्स एफिशिएंसी का मतलब है कि आपने जो रिसोर्सेज कलेक्ट करने में, आपने ओवरऑल आबादी के हिसाब से कितने रिसोर्सेज कलेक्ट किए, कितना उसमें खर्चा किया, है ना? ये सब चीज़ों की एफिशिएंसी देखकर उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है। इट्स अ न्यू एडिशन, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दें, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले थी अब नहीं है। फॉरेस्ट कवर पहले थी अब नहीं है ना? 14th फाइनेंस कमीशन में था, अभी वाले में नहीं है, उस बदल के नाम रख दिया गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, नाम बदल गया। तो यूपीएससी से सवाल पूछता है आपको, 1971 की पॉपुलेशन नहीं है, इसको जगह हमने परफॉर्मेंस का नाम दे दिया है, जिसको
1/TFR कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इनकम डिस्टेंस अभी भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है अभी भी इनकम डिस्टेंस की। सेकंड नंबर पे दोस्तों कौन सा दिख रहा है, हमारा एरिया एंड पॉपुलेशन 2011। ठीक है, एंड देन हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, चौथे पर आता है हमारे पास फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड देन फिजिकल एफर्ट। ठीक है, अगर जैसे देख लीजिएगा अगर मैंने कहीं गलत ना किया हो। ठीक है, तो ये आपको यूपीएससी रैंक भी करवा लेता है, सबसे ज़्यादा वेटेज देन फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, तो 1% एडजस्टमेंट की बात बता दी मैंने आपको, डेमोग्राफिक चेंज, इनकम डिस्टेंस, ये वो सब मैंने आपको समझा दिया। और उसके बियॉन्ड ये तो है सेंटर का पैसा, देन उसके बाद सेंटर आपको और पैसा भी देता है। ठीक है, इसी में ही जो कि वेरियस ग्रांट्स की फॉर्म में आता है। ये आपको फाइनेंस कमीशन आपको बताएगा कि ग्रांट्स की फॉर्म में कैसे कितना पैसा देना है, सेंटर को बताता है कि स्टेट्स को। रेवेन्यू डेफिसिट जिनमें स्टेट्स में है, 17 स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों दोस्तों क्या होता है ना, रेवेन्यू डेफिसिट क्विकली रिवाइज कीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट इज कि आपने जो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ या फिर मैं लॉस में हूँ। तो शॉर्ट टर्म में जो मेरे पास रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट में कितना शॉर्ट टर्म का पैसा कमा रहा हूँ, माइनस जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेरा एक्सपेंडिचर इज हायर, मेरा आज कमाई कम है, एक्सपेंडिचर हायर है, दैट मीन्स मेरे पास घाटा पड़ रहा है, डेफिसिट है, मेरा आज का ही पूरा नहीं पड़ पाता। तो ये ऐसी कितनी है, मेरे पास 17 स्टेट्स हैं, उनको सेंटर अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपए देगा। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स हैं, ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड देन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो स्टेट करेंगी। टोटल 8 डिफरेंट फील्ड्स को दिया गया है। देन ग्राम सड़क योजना, जुडिशरी को इंप्रूव करने के लिए, जुडिशरी को इंफ्रा चाहिए ना अगर हमें किसी को ऑनलाइन वगैरह चलाना है तो। देन स्टैटिस्टिक्स के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्री में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, एंड ब्लॉक्स, ठीक है, इन सभी चीज़ों को परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रांट्स मिलती जाएंगी एंड टाइमलाइन भी सेट हुई है, अगर आपने तब तक अचीव नहीं किया बाकी सालों में आपको ग्रांट्स नहीं मिलेंगी। ओके, ठीक है, देन स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स भी हैं, जैसे स्टेट स्पेसिफिक मतलब जहां पर सोशल नीड्स के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस इंफ्रा के हिसाब से कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास गवर्नेंस है, अकॉर्डिंगली इंफ्रा नहीं है। ठीक है, ये मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं सब चीज़ें, लेकिन प्री में भी पूछ जा सकती हैं, कोई ऐसी उनको मनाही नहीं है। वाटर सैनिटेशन, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है ना, टूरिज्म वगैरह के लिए, एंड हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों के लिए भी आपको सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलेंगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोकल बॉडीज़ के लिए। ठीक है, जो सेंटर डायरेक्टली लोकल बॉडीज़ को पैसा देता है, पहुंचता तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स भी करने होंगे, वो रिफॉर्म्स मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, रूरल लेवल पर भी है, अर्बन लेवल पर भी है, एंड देन सेपरेट है, इस बार रखा गया हेल्थ ग्रांट्स, क्योंकि कोविड के चलते हेल्थ को सेपरेटली रख दिया गया। जो ये रूरल एंड अर्बन है, यहाँ पर कुछ पैमाने रखे गए हैं, कुछ पैरामीटर्स अगर आप अचीव करेंगे तभी ही मिलेगा, लेकिन हेल्थ तो बिना अनकंडीशनल ही आपको मिल रहा है। ठीक है, 70,000 करोड़ रुपए उसके रखे गए हैं। ठीक है, एंड देन तीनों ही टीयर्स को मिलेगा, पंचायत के, विलेज लेवल, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड देन जो कहा गया है कि ज़्यादा पैसा आपने, जो मैक्सिमम पैसा लगाना है आपने, वो लगाना है आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्राइमरी लेवल पर ही आती हैं। एंड लोकल बॉडीज़ में अगर देखें तो लोकल बॉडीज़ के पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितनी कौन सी लोकल बॉडी को कितना पैसा मिलेगा, वो है पॉपुलेशन और एरिया के मिक्सचर में डिसाइड किया जाएगा। जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन एंड एरिया है उसको ज़्यादा पैसा ही मिलेगा। ठीक है, पॉपुलेशन की वेटेज है 90%, एरिया की है 10%। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है अगेन कि कितना, कौन सी लोकल बॉडी को कितना पैसा मिलेगा। ओके, देन मेंस के लिए और इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, कि अब यहाँ पर कहा गया है कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज क्यों कि देखो, लोकल बॉडी मतलब जैसे आपकी जो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह रहती है, या गांव में है तो पंचायत रहती है, तो उसको सेटअप करने का, उसको सारा का सारा इंफ्रा प्रोवाइड करने का इनिशियल जो सारा टास्क रहता है वो स्टेट्स के पास रहता है। ठीक है, स्टेट्स को कहा गया है कि आपने उनको हेल्प करनी है और पैसा भी देना है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सी स्टेट्स हैं, उनको लगता है कि अगर हम जो बहुत सारे पंचायत एक्सेट्रा को एम्पावर कर देंगे तो हमारे पास कौन सी पावर रहेगी, थोड़ा चिंता का विषय रहता है। जैसे सेंटर स्टेट को नहीं चाहता पैसा जो पावर देना, स्टेट आगे पंचायत को नहीं चाहती पावर देना, तो स्टैंडर्ड एक जो टसल चलता रहता है। तो लेकिन अब सेंटर चाहता है कि स्टेट्स थोड़ा पावर को छोड़ें, डिवॉल्व करें एंड नीचे पंचायतों को पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर वो उन पंचायतों को ज़्यादा पैसा मिलेगा जो अपने रिकॉर्ड्स को बढ़िया पब्लिश करेंगे, ऑडिटेड अकाउंट्स को जो लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, ठीक है, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। एंड मिनिमम
मैक्सिमम फ्लो रेट्स, जैसे मतलब क्या हुआ कि जैसे जो आपकी स्टेट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल आप अपने यहाँ शहर में रहते हैं, ठीक है, आपने शहर में देखा कि जो प्रॉपर्टी का प्राइस कुछ रहता है, प्रॉपर्टी का प्राइस फॉर एग्जांपल स्टेट भी डिसाइड करती है। जैसे आप जो रजिस्ट्री कराते हैं ना, रजिस्ट्री कहते हैं जिसको हम, तो वो रजिस्ट्री किस पे होती है, जब आप जाते हैं ना अपने जो दफ्तर में जाके रजिस्ट्री कराते हैं, मैंने नई प्रॉपर्टी ली है उसकी रजिस्ट्री कराऊंगा, वो वहां पर रजिस्ट्री होती है सर्कल रेट के हिसाब से होती है। ठीक है, वो सर्कल रेट जो चल रहा होता है, जो स्टेट जो सेट जो हमारे जो किसने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस जगह की प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए सर्कल रेट चल रहा है 70 लाख रुपया, ठीक है, कि आप यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी इतने जो एरिया की लेंगे 70 लाख है। हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी वहां पे मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपया चल रही हो, ठीक है, लेकिन आपको रजिस्ट्री होगी वो 70 लाख रुपए भी होगी, जो आपको जितना भी चुकाना होगा, 2.5%, 5% जो भी रहता है, ठीक है, 70 लाख पे। तो इससे मतलब कम से कम तो ये देना ही होगा, 70 लाख पे आपको 2.5% जो भी आपका जो रजिस्ट्री का रेट रहता है। उसके ऊपर अगर आप रजिस्ट्री कराएंगे, अगर आपने जो, क्योंकि लेकिन जनरली दोस्तों होता क्या है, 70 लाख की लोग रजिस्ट्री कराते हैं चाहे घर 1 करोड़ का बिकाओ, बाकी 30 लाख यहाँ पर ब्लैक मनी भी जनरेट होती है। तो इसीलिए जो क्या क्या बात हुई यहाँ पर कि अपना पहले तो सर्कल रेट को रिवाइज कीजिए जो मार्केट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड उसके जो थोड़ा ऊपर लेके चलिए, क्योंकि आप हमेशा ही स्टेट जो होती हैं वो थोड़ा सा नीचे रखती हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा इंसेंटिवाइज रहे कि रजिस्ट्री वगैरह जो सस्ती होगी, एंड एट द सेम टाइम लेकिन बहुत सारी जगहों पे बढ़ा भी दिया गया है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे बढ़ा दिया गया है सर्कल रेट। लेकिन दोस्तों एक और बात भी है, फ्लिप पॉइंट, जैसे कोविड वगैरह आ गया है ना, तो थोड़ा प्रॉपर्टी के दाम गिर गए, हो सकता है कि 1 करोड़ की अब ये प्रॉपर्टी मार्केट में ना बिक रही हो, अभी लेट्स से मान लो बिक रही है 60 लाख की बिक रही है, सर्कल रेट 70 लाख है, तो आपको 70 लाख की ही रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, 60 लाख की रजिस्ट्री नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए फ्लोर रेट भी डिसाइड करने की बात हो रही है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए, कि इससे कम तो आप टैक्स नहीं आपका होगा, इसके ऊपर ही देना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज के पास अपने फंड्स नहीं रहते दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, फंड्स नहीं होते। फंड्स कहाँ से आएंगे, स्टेट से आएंगे, स्टेट पैसे आगे डिवॉल्व नहीं करता, तो इसीलिए स्टेट के पास खुद पैसे नहीं होते, स्टेट खुद बहुत गरीब होती हैं, ठीक है, तो फंड्स नहीं आते, तो इसी कारण से सेंटर कह रहा है कि आप बढ़िया काम कीजिए, जो लोकल बॉडीज को बोल रहे हैं पैसे हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारे अगर टीयर देखें, सेंटर है, देन उसके नीचे स्टेट्स हैं, उसके नीचे हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, सेंटर डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट लगा के यहाँ पहुंचना चाहता है, ठीक है, स्टेट्स को बाईपास करके। एंड वो कह रहे हैं कि, लेकिन सेंटर कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन कह रहे हैं कि आपने अगर मार्च 2024 मतलब आज के 3 साल बाद तक आपने ये ऐसा सब कुछ नहीं किया ना, कि अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश नहीं किया, प्रॉपर्टी टैक्स का एक मिनिमम रेट नहीं रखा, फ्लोर रेट मतलब मिनिमम रेट, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है, एंड देन नहीं रखा, तो 2024 के बाद आपको पैसा मिलना सेंटर से बंद, ठीक है। तो इसलिए करिए रिफॉर्म, रिफॉर्म लेकर आइए। ओके, देन दोस्तों डिजास्टर की बात बहुत जरूरी है। डिजास्टर तो हमारे देश में चले ही रहते हैं, नए नए डिजास्टर देखने को मिलते हैं हमें, जो सोचे भी नहीं होते, इसीलिए उसके हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड होने चाहिए। सेंटर के पास अपना फंड तो है ही है ना, आपके पास कंटिजेंसी जो एक्सेट्रा फंड भी हैं, हमारे पास डिजास्टर रिलीफ फंड वगैरह भी हैं, तो लेकिन जो स्टेट है उसके पास भी SDMF रहता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। उसका जो पैसा कहाँ से आएगा, उसका पैसा भी पहले तो एक सेस हुआ करता था दोस्तों, एक सेपरेट हमारे पास एक टैक्स था डिजास्टर के लिए, लेकिन जीएसटी के आने पर वो जीएसटी में मर्ज हो गया, तो उसके बाद सेंटर ने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम आपको बजट में हम इसको कहते हैं बजटरी प्रोविजन, बजट में आपके लिए हम पैसा रखेंगे। स्टेट्स को कहा कि सेस वगैरह जो बंद हो गए, जो जीएसटी में चले गए, तो इसी कारण से जो आपका अब हम बजट में प्रोविजन रख के आपको पैसा देंगे। तो टोटल स्टेट्स के लिए डिसाइड किया गया है कि 1.6 लाख करोड़ रुपए स्टेट को दिए जाएंगे टोटल। एंड कौन सी स्टेट को कितना मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि जो जो डिवीजन आगे फर्दर दी हुई है, वैसे हमें इतना जो जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 1.6 लाख करोड़ टोटल देना है हमने जो स्टेट्स को, जिसमें से अगर जो जिसमें से कुछ कॉन्ट्री करेगा सेंटर, बाकी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा हमारी स्टेट्स भी, ठीक है। कितना कैसे करेंगे, जो अगर नॉर्थ ईस्टर्न टाइप स्टेट्स हैं तो 90:10 होगा, 90% सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा, ठीक है। लेकिन अगर जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें 75-25 रहेगा, ठीक है। जैसे 1.6 लाख करोड़ की अगर बात हो रही है बाकी स्टेट्स के लिए, तो उसका 25% अप्रोक्सीमेटली देखें 0.4 लाख करोड़, 0.4 लाख करोड़ स्टेट्स देंगी, 1.2 लाख करोड़ हमारा सेंटर देगा बजट के एलोकेशन से, ठीक है। तो 1.6 हो जाएगा, तो 1.6 लाख करोड़ का हमारे पास टोटल रहेगा डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का फंड स्टेट्स के पास, ठीक है। तो ये सेंटर का ये बजटरी हमारा एलोकेशन हर साल देखने को मिलेगा आने वाले 5 साल में, कि 1.2 लाख करोड़ टोटल हमें देने आने वाले 5 साल में। ओके, फिस्कल रोड मैप दोस्तों, फिस्कल रोड मैप मतलब कि फाइनेंसेस की बात करें तो अभी फिस्कल डेफिसिट एक्सेट्रा वगैरह बहुत बढ़ गए, कोविड के चलते सरकार की इनकम कम हो गई, इनकम ड्रॉप कर गई, खर्चा
खर्चे बढ़ गए तो घाटा बढ़ गया। तो अभी 9.5% के आसपास सरकार ने डिक्लेयर किया कि हमारा 9.5% ही जो घाटा हो गया। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि FRBM को तो चलो हम कहीं छोड़ दें पीछे, ये तो जो 3% पे पहुंचना था वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आप एक काम कीजिए, आने वाले 5 सालों में जब तक ये हमारा फाइनेंस कमीशन का टर्म खत्म होगा, आप 4% पे ले आइए जो घाटे को। ठीक है, अभी जो 9 9.5% है 4% पे ले आइए। ठीक है, तो टाइमलाइन भी दी कि 4% लाने की। स्टेट्स को भी कहा कि आप भी अपने जो स्टेट के GDP के हिसाब से आप भी ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में 2023 से 26 तक 3% पर ले आइए। ठीक है, ओके। देन और स्टेट को, वो स्टेट सेंटर को ये भी कहा कि आप थोड़ी इनकी बोरोइंग लिमिट बढ़ा सकते हैं एंड नए नए तरीके भी आप इनको दें, जहां पर जो स्टेट्स जाकर, जो जैसे अभी RBI के पास वेज एंड मींस एडवांसेस के जो एक प्रोविजन रहता है, स्टेट्स RBI के पास जाती हैं WMO से जो शॉर्ट टर्म लोन्स उठा लेती हैं। तो अब फाइनेंस कमीशन ये कह रहा है कि कुछ और भी हमें कुछ सोचना होगा WMA के बियॉन्ड, कि स्टेट्स वहां से भी पैसा उठा सकें। ओके, देन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि स्टेट्स को एक्स्ट्रा बोरोविंग करने की लिमिट दी जाए। हमने अपने प्री क्योर में भी कवर किया था, पुरानी रिकमेंडेशन है। वो कह रहे हैं स्टेट्स को 0.5% एक्स्ट्रा, GSDP का 0.5% एक्स्ट्रा भी उठाने का पैसा बोरो करने का कुछ प्रोविजन मिले। तो एंड लेकिन एक कंडीशन है कि स्टेट्स को कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे पावर सेक्टर में, कि ऑपरेशनल लॉसेज ना हो, है ना, जो बिजली के तारे वगैरह में जो जाते हैं लॉसेज होते हैं, कि आपके पावर प्लांट में ही मशीनरी अच्छी नहीं है, लॉसेज हो रहे हैं। रेवेन्यू में गैप आ रहा है कि बिजली जा तो रही है लेकिन उसका कोई बिल चुकता नहीं कर रहा। एंड देन उसके बाद जो स्टेट्स जो अगर बहुत सारी जगहों पे बिजली जाती है एंड उसमें, या फिर जो बहुत सी जगहों पे पंप वगैरह लगाने होते हैं, सब्सिडी मिलती है, कैश में मिलती है, तो उसको कैश से हटाएं, DBT में लेकर जाएं। एंड देन उसके बाद जो टैरिफ में सब्सिडी दे रहे हैं वो कुछ है, जो जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में ग्रेजुअली कम कीजिए उसको, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं है। अभी आप मान लीजिए 15% अगर आपका टोटल जो रेवेन्यू होता है उसमें से 15% टैरिफ सब्सिडी जाती है, घटाकर 10 पे लेके आइए, 5 पे लेके आइए, पूरा आपको प्लान मिला है। ठीक है, तो ये अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो आप 0.5% और उधार उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, जो ये ना, ये अनसस्टेनेबल चीजें होती हैं कि हम बहुत बहुत देर तक खर्चा करते रहें लेकिन उसके लिए इनकम ही ना हो, एक ना एक दिन तो पेड़ कट जाएगा ना आपका पूरा। तो इसीलिए जो जरूरी है कि आप, इसलिए कि खर्चा करते भी इसीलिए है ना हम, कि कहीं ना कहीं कुछ हमारा एसेट बिल्ड हो, हमारे लोग केपेबल बने, ताकि ग्रेजुअली इनकम कमाना शुरू करें और खुद के पांव पे खड़े हो जाएं एंड टैक्स में भी कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, सिर्फ रिसीव करते रहेंगे, दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, नो। तो इसीलिए अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कहा जाता है कि ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस इनको रोकिए या कम कीजिए। अकॉर्डिंगली आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएंगे, खुद को आप लंबे दौर तक चला सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अगर उधार भी एक्स्ट्रा लेंगे तो उधार भी चुकता कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा उधार देने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। ओके, एंड देन उसके बाद जो बाकी भी बातें बताई हैं कि FRBM को रिव्यू करो, और कहते हैं अभी पुराना FRBM तो नहीं जो लग रहा है पॉसिबल, तो नया FRBM का फॉर्मूला लाना होगा स्टेट को, हम जो सेंटर एंड स्टेट दोनों को। तो आपको ही हम आप पर ही छोड़ते हैं, जैसे आप लेकर आएंगे बता दीजिएगा हमें, हम उस पर विचार कर लेंगे। ओके, देन रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए, कि अगर जो अपनी सेंटर स्टेट के पास कुछ बेचारे कुछ पैसे की इतनी किल्लत हो गई है और टैक्सेस कलेक्शन रुक गई है, तो अब क्या कीजिए, असेट बेस्ड टैक्सेशन कीजिए, कि आपके पास बहुत सारे असेट्स हैं ऐसे ऐसे जिन पे आप टैक्स लगा सकते हैं, आप कुछ टैक्स लगा के उनसे पैसा इकट्ठा कीजिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो कहने कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है आपकी इनकम टैक्स ऑफ, और जो सैलरीड लोग हैं, जो सैलरीड लोग बोल रहा हूँ, सैलरीड पीपल हैं, उन पर आप जाके टैक्स लगा देते हैं। कहते हैं उससे डिपेंडेंस हटाइए, कुछ नई तरह की आपको जो टैक्सेस के बारे में सोचना चाहिए। एंड क्योंकि सैलरीड लोग अदरवाइज बहुत सारा टैक्स का बर्डन अभी भी झेल रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी, वो बोलते हैं कि स्टेट के पास अभी भी बहुत बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल है, इसको यूज करें। कहीं जो बहुत सारी जगहों पर जो रजिस्ट्री होनी चाहिए या स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, उस पर फोकस करें। देन जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को अगर आप कंप्यूटराइज कर देंगे, तो प्रॉपर्टी को कोई कहीं गिरवी रखता है या कहीं भी ट्रांजैक्शन होती है तो वो इलीगल ना हो, ब्लैक मनी जनरेट ना हो, वहां पे स्टेट को अपना उस पर कोई रजिस्ट्री करने का पैसा, कुछ तो पैसे कमाएगी स्टेट, इसीलिए कहते हैं उसको कैप्चर कीजिए मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, एंड आप पैसे कमा सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के तरीके हैं उसको भी अपडेट कीजिए, वरना प्रॉपर्टी की वैल्यूज बहुत कम निकल के आती हैं। GST में रिफॉर्म करने के बाद कहते हैं दोस्तों, ये एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि मेंस में
में अगर आपको पूछा गया कि जीएसटी कैसे रिफॉर्म करें, आप बताएंगे सर 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें जो बताया, 15th फाइनेंस कमीशन ने ये 4 रिकमेंडेशन लिखी हैं, क्या पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है दोस्तों। 15th फाइनेंस कमीशन वैसे देख के एग्जामिनर इंप्रेस हो गया कि इनको पता है कि 15th एफसी ने जीएसटी पे बात की है, या फिर 15th एफसी ने रेवेन्यू मोबिलेशन में बात की है, आपको सवाल पूछा गया, 15th एफसी ने पावर सेक्टर रिफॉर्म पे बात की है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने 14th एफसी भी कवर किया हुआ है अपने जो यूट्यूब चैनल पर, 15th एफसी भी हम कवर कर लेते हैं। जीएसटी में वो कह रहे हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर मैं चीज़ को इंपोर्ट करता हूँ, पूरे फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करता हूँ, वो सस्ता पड़ता है। कंपोनेंट्स उसके मैं अगर कंपोनेंट्स को मैं अगर मंगवाऊं, कंपोनेंट्स महंगे पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीवी मान लीजिए कि अगर मैं पूरा का पूरा बना बनाया टीवी लेता हूं मलेशिया से, तो मुझे सस्ता पड़ता है। लेकिन मैं टीवी की यहाँ पे अगर एलसीडी स्क्रीन अलग मंगवाऊं, पैनल ये वो अलग मंगवाऊं, उसको मंगवा के यहाँ पे असेंबल करूं, महंगा पड़ता है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है दैट इज कॉस्टलियर, मिला के टोटल जो फिनिश प्रोडक्ट है सस्ता। तो अगर फिनिश प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों मंगवाऊं, यहाँ के लोगों को मैं क्यों जॉब दूं, है ना। तो इसीलिए वो कहने कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो आपने ड्यूटी लगाई हुई है रॉ मटेरियल पे, जो ड्यूटी लगती है जिसके कारण जो कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं, उसको थोड़ा आपको ऑल्टर करना होगा, वरना लोग फिनिश प्रोडक्ट ही बाहर से मंगवाते रहेंगे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कभी भी बूस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जीएसटी में इसको रिजॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे रिकमेंडेशन है। देन वो बोलते हैं कि आप अगर जैसे मल्टीपल जो रेट स्ट्रक्चर चल रहा है, एंड अभी जो बहुत सारे जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स वगैरह होती हैं, उससे होता क्या है कि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी हमारी जो चली जाती है। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर हम देखें कि बहुत सारी स्टेट्स के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ, स्टेट्स ने अपनी बहुत सारे टैक्सेस छोड़ दिए, जीएसटी में जाके वो बेचारे सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए, ठीक है, जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। उसके बाद लेकिन स्टेट्स को उतना रेवेन्यू नहीं आया, ठीक है। स्टेट्स को ऐसा कहा गया था कि ना देखो होगा क्या कि हम थोड़ा सा ना जीएसटी लेकर आ रहे हैं, सेंटर ने कहा आपका टैक्स रेट थोड़ा नीचे हो जाएगा, लेकिन जो लोग पैसा जो लोग जीएसटी के दायरे में आएंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे आप अगर 30 लोगों पे लगा रहे हो टैक्स, तो आपके 40 हो जाएंगे, लेकिन अभी आपका जो टैक्स का रेट मान लो 40% था, वो घट के 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 40 × 30, 30 × 40 आपका रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, वो सही रहेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इसीलिए जो मल्टीपल रेट्स आ गए, और उसके कारण वो कह रहे हैं कि इसलिए ना कुछ रेट्स की जो स्लैब्स आपने बनाई है जिसे मर्ज भी करो, 12 और 18 को मर्ज करके एक नया सा चाहे आप बना दो, या दोनों को मर्ज कर दो, ताकि स्टेट्स को सच में इंसेंटिवाइज थोड़ा लगे भी कि अगली बार सेंटर कुछ वादा करे तो वादे में दम होता है, अदरवाइज स्टेट्स को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और एक बार तो अभी ऐसा भी हुआ ना, कोविड के चलते सेंटर ने मना कर दिया कि हम आपको कंपनसेट भी नहीं करेंगे, जीएसटी कंपनसेशन फंड से पैसा भी इशू नहीं हुआ था। तो इसलिए स्टेट्स को थोड़ा सा धोखा नजर आता है, इससे स्टेट डर जाती हैं। ओके, देन वो कह रहे हैं जीएसटी बेस को बढ़ाया जाए ताकि स्टेट को सच में कलेक्शन भी बढ़ता नजर आए, कंप्लायंस को भी बढ़ाएं, ठीक है। ओके, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, थोड़ी ज़बरदस्त ये हमारे पास हैं। 14th एफसी में भी थी, 15 में भी हैं, अभी तक सिर्फ ये 5 कितने साल पहले बीत गए, 5 अब बीत जाएंगे, तो ये इस पे काम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चलो अच्छी है, बहुत मजेदार रिकमेंडेशन है। वो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनाया जाए, जो कि आपके जो सेंटर के स्टेट्स के देखेगा कि कितने एक्सपेंडिचर खर्चे हो रहे हैं, कितने इनकम आने के चांसेस हैं, कितना हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है ना, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसे बहुत सारे खर्चे कर देती है, क्योंकि कहीं 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 ऐसा हो सकता है ना, कई जगह कहीं इलेक्शन आ रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली आपने एक दो स्कीम एक्स्ट्रा चला दी, स्कीम चला देते हैं लेकिन वापस लेना उसको बहुत मुश्किल है, हाँ। जैसे आपने एग्रीकल्चर पे भी देखा कि एमएसपी या फिर जो बहुत सारे और जो हम वहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपने शुरू कर दिया, उसके कारण प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन अब आप वापस लेना चाहते हैं तो प्रॉस्पेरिटी का लॉस नजर आता है। तो इसलिए स्कीम चलाना, सब्सिडी चलाना, ये बहुत आसान होता है, उसको विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है। तो इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल क्या करेगा, सरकार को तो दबाव है ना कि अगर वो सब्सिडी वापस लेंगे तो वोट नहीं मिलेगा अगली बार, तो फिस्कल काउंसिल को ऐसा कोई दबाव नहीं होगा, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात भी की गई है एक बार फिर से। तो बाकी वो बोल रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया जाए, ठीक है। एंड वर्ड देखो, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, ये लास्ट टाइम भी था, अभी तक भी सिर्फ एक सपना ही है। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेस्ड अकाउंटिंग, एक कहलाती है एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। कैश मतलब बिल्कुल ब्रॉडर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आपने कोई सामान बेचा, जब तक उसका कैश नहीं आया तब तक आप उसको अपनी बुक
बुक्स में रिकग्नाइज नहीं करते कि कुछ सामान बिका है, ठीक है। लेकिन एक्रूअल बेस्ड कहता है कि सामान चला गया ना आपकी दुकान से, देर सवेर तो पैसा आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कैश का मतलब क्या होता है कि जब आपका पैसा आ गया तो आप रिकग्नाइज करेंगे कितना पैसा आया। एक्रूअल में होता है कि सामान बिक गया, पैसा आए ना आए आपने रिकग्नाइज कर लिया। एक्रूअल में हम डेफिनेटली कुछ डिफॉल्ट रेट ये वो को हम दिमाग में लेके चलते हैं कि अगर मेरे 100 चीजें बिकती हैं तो एक बंदा मेरे पैसे भी मार लेता है, ठीक है। तो मैं अक्रूवल में 99 को तो रिकॉर्ड करूँ ना मैं कम से कम। तो ये अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कहती है। तो दुनिया भर में फॉलो होती है, लेकिन सरकारें अभी भी इंक्लूडिंग हमारा देश कैश बेस्ड अकाउंटिंग पे चलता है, हमारी गवर्नमेंट। लेकिन कंपनीज एक्रूवल पे चलती हैं, तो कह रहे हैं कि अब हम भी एक्रूवल पर मूव करें, टाइम आ गया है। एंड देन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट मीन से ऑफ बजट फाइनेंसिंग करके बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारा उधार उठाया होता है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसे लगता है कि अरे ये तो उधार है ही नहीं। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी समझाया था अपने एक प्रीक्योर में, तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि ना फूड की सब्सिडी होती है, ठीक है। जैसे आप एफसीआई को एग्जांपल मान के चलो। मैं आपको सिर्फ इस पे ना वीडियो पे टाइम इतना इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, 5 साल में एक बार आती है फाइनेंस कमीशन, तो ढंग से समझ लेंगे अच्छी बात है ना। तो अब एफसीआई ने क्या करना है, एफसीआई ने किसानों को पैसा देना है, एमएसपी पे करना है कुछ। मान लो कि 20 रुपए किलो अनाज उठा लिया, किसानों को एमएसपी पे कर दिया, एफसीआई के 20 रुपए चले गए। उसके बाद लेकिन एफसीआई 20 रुपए किलो का तो अनाज बेच नहीं सकता। अगर 20 रुपए किलो से अगर कम अनाज बेच रहा है, एफसीआई को घाटा हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन एफसीआई ने जाके अपने पीडीएस जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं, जो गरीबों को खाना खिलाया जाता है, तो उसमें लेट्स से एफसीआई ने जाके 2 रुपए किलो अनाज बेच दिया। 20 रुपए का लगाए थे लेकिन रिकवरी 2 रुपए की हुई, तो ये 18 रुपए। एंड लेट्स से जो थोड़ा जो मैं अभी इसमें बिल्कुल मान के नहीं चल रहा ना, गोदाम में रखने के पैसे, एफसीआई के अफसरों के पैसे, गोदाम का रेंट एक्सेट्रा, मैं उसको कुछ मान के नहीं चल रहा, सिंपल मैं अनाज की बात ही कर रहा हूँ। 20 रुपए की चीज 2 में बेच दी, 18 का तो शुद्ध यहाँ पर लॉस दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब ये पैसे को कौन पूरा करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरा करती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है अगर मैं आपको 18 रुपए किलो के हिसाब से इतने लाखों टन का पैसा देना शुरू कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है मेरा तो फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊपर चला जाएगा, लोग मुझे मारेंगे, अखबार मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। तो कहते क्या करें, एफसीए वाले पूछते, एफसीए वालों को बोला कि आप थोड़ा सा पैसा हमसे ले लो, बाकी आप जाकर उधार उठा लो। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा से एफसीआई उधार उठाता है। एंड वो उधार बढ़ते बढ़ते अभी ओवर द इयर्स कोई लाख कितना लाख करोड़ पहुंच गया है, उसका इंटरेस्ट की इनकम इतनी जो पहुंच चुकी है। एंड इवन जो सरकारी कंपनी से ही उधार उठाया हुआ है, वो सरकारी कंपनियां डर गई हैं कि ये पैसा वापस कभी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बार इसलिए बजट में अनाउंसमेंट की गई है कि एफसीआई का जो उधार है, अब वो क्या होगा, एफसीआई को उधार उठाने की जरूरत नहीं है, हम बजट से ही देंगे, ठीक है। तो बजट में पैसा मिलेगा, जो गैप होता है ये बजट ही पूरा करेगा। तो इसको ऑफ बजट भी हम मानते हैं, ट्रांजैक्शन हैं जो कि दिखाई नहीं जाती, क्योंकि अदरवाइज हमारी रिपोर्ट्स तो हमारे जो बजट में फिजिकल डेफिसिट एक्सेट्रा तो बहुत भयंकर प्रोपोर्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन बाकी वही बोल रहे हैं कि फोरकास्टिंग इंप्रूव की जाए। फोरकास्टिंग इंप्रूव मतलब कि आपको पता हो कि आने वाले टाइम में कितनी कलेक्शन होनी है कितनी नहीं। देखो कोरोना एटसेट्रा ये आ गए, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। उसके बियॉन्ड भी हमारी सरकारों की आदत होती है कि बहुत बढ़िया बढ़िया लेके चलना, कि बोलना कि इस बार तो हम जी 3% फिजिकल डेफिसिट पे आ जाएंगे, अरे एंड में बोलते हैं कि सॉरी सॉरी सर सर 3 नहीं हो पाया, 4.5% रह गया, इतना फर्क, ठीक है। कि आप कहाँ कह रहे थे कि आप 3 कमाएंगे, आपका लेकिन 3 नहीं कमाया गया आपसे, आपने जो 2 ही कमाया, आपका घाटा और बढ़ गया। तो ये इतना फर्क नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि फोरकास्टिंग पर भी इंप्रूव करें एंड अकॉर्डिंगली जो, इसीलिए फिजिकल काउंसिल जब बन जाएगा तो शायद ये सब चीजें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। ओके, देन दोस्तों स्टेट्स को हिदायतें देते हैं वो। स्टेट्स को बोलते हैं कि आप भी सेंटर के कुछ जो कंसिस्टेंट लेजिस्लेशन भी साथ साथ लेके आइए अकॉर्डिंगली, और डेट की डेफिनेशन को ठीक कीजिए, ठीक है। एंड देन जैसे जो एफसीए का प्राइम एग्जांपल है, ऐसे हर जगह चल रहा है कि आप जो कम दिखाते हैं कि मैंने उधार कम दिया हुआ है, या फिर मैंने आगे जो पैसा मैंने कम देना है, मेरे पास तो खर्चे खर्चे बहुत ही कम है लेकिन खर्चे होते बहुत ज्यादा है, ठीक है। अदरवाइज डेफिसिट बहुत बड़ा नजर आएगा। देन वो कह रहे हैं कि स्टेट्स को आरबीआई के बियॉन्ड जो हमारा वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, उसके बियॉन्ड भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग के तरीके ढूंढने चाहिए एंड सेंटर को। एंड देन इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट सेल यहाँ पर भी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज स्टेट्स को बोरो करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर रोक टोक है, तो वो कैसे उसको सही किया जा सकता है उसके लिए बात करें। एंड देन अंत में वो कहते हैं कि हेल्थ को लेकर भी हमारे पास जो स्कीम्स चाहिए, एंड फोकस जो
वो कह रहे हैं कि स्टेट्स को 8% अपना बजट हेल्थ पे खर्च करना चाहिए दोस्तों, 2% के आसपास भी नहीं है। एंड देन जिसका टू थर्ड बजट कहाँ जाएगा आपका, प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस करने की बात की गई है। इनफैक्ट स्टेट्स को तो बोल दिया गया है कि आप टू थर्ड खर्च कीजिए 2022 तक अपने टोटल बजट का प्राइमरी हेल्थ केयर पर। ठीक है, एंड देन इनपुट्स पे फोकस छोड़िए कि मैंने इतना 1,000 करोड़ दे दिया, आउटकम पे फोकस देकर आइए। एंड दोस्तों अगर आप डॉक्टर हैं तो बहुत अच्छी खबर है, वैसे पहले भी रिकमेंड किया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस नामक एक सर्विस भी चलाई जाए। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं हमारे पास, जैसे IAS होता है, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, 3 हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऐसे ही ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस भी लॉन्च की जाए। ठीक है, इसके पहले वाले में जो था ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लॉन्च की जाए, कुछ नहीं हुआ वैसे, लेकिन स्टिल हिदायतें तो आ जाती हैं। डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें टाइम एंड अगेन नई नई हमें डिफेंस की चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काम क्या हो सकता है कि डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम एक फंड का गठन करें। ठीक है, जिसको नाम रखेंगे हम MFIDS, मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें 2.5 लाख करोड़ के आसपास डाला जाए। ठीक है, और ये नॉन लैप्सेबल फंड होगा। नॉन लैप्सेबल मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार पैसा पैसा डाला, यूज नहीं हुआ तो पैसा वापस चला गया जो सरकार के पास, नहीं, ये नॉन लैप्सेबल फंड होगा। 2.5 लाख करोड़ के आसपास इसमें रखा जाएगा। ठीक है, एंड 5 साल में सरकार बजटरी एलोकेशन के थ्रू इसमें डालेगी पैसा। एंड अकॉर्डिंगली जो इसी से ही जो जिसमें से 1.5 लाख करोड़ हमारा जो सरकार मतलब अपने बजट से देगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। बाकी जो 0.9 लाख बचा वो कहाँ से आएगा, जो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं डिफेंस से जुड़ी हुई, उनको डिसइन्वेस्ट कीजिए, उनको बेचिए, सरकार मत चलाए, उनको बेचें। ठीक है, तो 1.5 एंड 0.9 लाख यहाँ से आएगा, टोटल 2.5 लाख करोड़ के आसपास इकट्ठा हो जाएगा। उसी से ही अपने आप डिफेंस के बजट को चलाइए एंड जो नए जहाज खरीदने हैं या कुछ भी करना है उसी से कीजिए। ठीक है, तो कहाँ से डिसइन्वेस्ट होगा, जो डिफेंस की PSUs हैं, जो डिफेंस के पास बहुत सारी लैंड्स हैं, उनको बेचकर। ओके, देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो कह रहे हैं कि जो छुटपुट स्कीम चलती रहती हैं, 50 करोड़ की स्कीम, 100 करोड़ की स्कीम, वो कह रहे हैं कम से कम एक थ्रेशोल्ड रखिए कि ना इससे कम कोई स्कीम नहीं चलाएंगे। ठीक है, कि 1,000 करोड़ से कम की कोई स्कीम नहीं होगी, या 500 करोड़ रख लीजिए, उससे कम कोई स्कीम नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं कि आपने स्कीम चला दे तो छोटी सी स्कीम होती है, उस पर आपके रिसोर्सेज लगे रहते हैं और बहुत थोड़ी सी जगह को इम्पैक्ट कर रही होती है। वो कह रहे हैं उसके बियॉन्ड अगर कोई स्कीम है तो आप उसको स्टेट को सौंप दीजिए, स्टेट अपने आप चलाएगा। ठीक है, एंड देन स्टेट को उसके लिए आप बजट में आप अपना कुछ रख लीजिए प्रोविजन, आप हर जगह पर जाकर ऐसे अपने अपने जो स्कीमों को ना चलाइए। ठीक है, एंड देन थ्रेश होल्ड चलाने के बाद वो बोल रहे हैं कि इसलिए जो फेज आउट कर दीजिए उन सभी स्कीम्स को, या तो जिनकी यूटिलिटी बहुत खत्म हो चुकी है आज के ज़माने में, बिल्कुल जो यूजलेस है, या फिर उनका जो आउटले है जिसमें पैसा खर्च हो रहा है बहुत इनसिग्निफिकेंट है, छुटपुट से अमाउंट जा रहा है, एंड लेकिन आपको बस उसका दिमाग में रखना पड़ता है। ओके, देन वो बोलते हैं कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई जाए, कि सरकार ही खुद को सरकार को रिपोर्ट बना देती है। ठीक है, जैसे पंचायती मिनिस्ट्री होती है, PRI पे रिपोर्ट बनाती है, अरे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप अपना आंसर खुद चेक कर लें और बोलें कि अरे वाह वाह क्या आंसर लिखे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें किसी और से इवैल्यूएट कराना चाहिए, तभी पता लगेगा, तभी ऑनेस्ट एंड ट्रू एक असेसमेंट भी आएगा जिस पे लोग भी विश्वास करें। ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में जो फंडिंग पैटर्न को भी दिखाया जाए। एंड इसीलिए दोस्तों मैं अंत में डाल दिया, मैं हमेशा खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ मैंने शायद इसको उल्टा बोल दिया। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है। एंड देन जो सेंट्रल सेक्टर जो हमारी स्कीम्स हैं मेजरली, तो वो यूनियन लिस्ट की चीज़ों पे बनाई जाती हैं, है ना, ये भारत सरकार से ही मैंने उठाया। ठीक है, यूनियन लिस्ट की चीज़ों पे बनाई जाती है मेनली, है ना, एंड देन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इसको इंप्लीमेंट भी करती हैं एटसेट्रा। एंड देन उसके बियॉन्ड होती है हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें सेंटर का फंड हमेशा ही वैसे ज़्यादा रहता है, लेकिन स्टेट की पार्टनरशिप भी कुछ ना कुछ रहती है। ठीक है, एंड जनरली इंप्लीमेंटेशन इसकी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहती है। ठीक है दोस्तों, तो और जैसे क्विकली जाते जाते कि जो सेंट्रल हमारे पास गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास मेजरली मिनिस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना ये वाली, तो ऐसे ही लेकिन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेट में मिनिस्ट्रीज नहीं होती, स्टेट में डिपार्टमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है सेंटर में, तो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है स्टेट में, तो अकॉर्डिंगली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करता है हमारे वेरियस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो एक छोटा सा बिल्कुल एक बहुत ही एक मॉडेस्ट हम्बल अटेम्प्ट, जो इसमें PRS ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की,
पीआरएस बहुत ही बढ़िया एक वेबसाइट है दोस्तों, डेफिनेटली फॉलो कीजिए, आप कीजिए। एंड देन उसके बाद जो ये सब चीज़ें हैं जो अंत में है, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों यू जस्ट नेवर नो कि कब ये प्री में पूछ ली जाए। ऑल राइट, तो अंत में अगर आप यहाँ तक अभी देख रहे हैं तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो वैसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि बताना बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारा एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है प्रीलिम्स का, ठीक है, 2021 के प्रीलिम्स का। आप उस जिसमें हमने पहले फाउंडेशनल वीडियोस कवर किए हैं, ठीक है, फाउंडेशनल वीडियो मतलब जो कि ऐसे वीडियोस जो हमें आज तक पता होने चाहिए 2021 में पहुंचते तक, ठीक है। देन लेकिन दोस्तों फाउंडेशनल कहलाते हैं, फॉर एग्जांपल एनपीए का एग्जांपल है दोस्तों, एनपीए। एनपीए क्या होता है दोस्तों? एनपीए का, एनपीए में आप मुझे बताइए कि क्या क्राइटेरिया है आज के दिन में, आज के दिन में क्या क्राइटेरिया है कि कब एनपीए डिक्लेयर किया जाता है? 90 डेज है, 60 डेज है, 180 डेज है, कितना क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, एनपीए का? मुझे कमेंट्स में बताइए, पहली बात तो मुझे आइडिया मिलेगा कितने लोग देखते हैं वीडियो को। दूसरा, ठीक है, ओके, क्रैश पे फाउंडेशन पे बात करते हैं हम, इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो प्रीवियसली हो चुके हैं अभी तक, लेकिन देन कुछ ऐसी चीजें भी है जिन पे कुछ अपडेशंस भी रहती है, करंट अफेयर्स। तो ये फाउंडेशन वाला हमने अलग कर दिया इस बार, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं हमें फाउंडेशन हमारा क्लियर है, हमें करंट बताइए, तो करंट वाला हमने अलग कर दिया। डेफिनेटली आप इकट्ठे भी खरीद सकते हैं। एंड देन एक तीसरी चीज रहती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, वो है टेस्ट सीरीज। आपको भी लगता है जरूरी है, नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन थोड़ा किसी वेटरन से मिलिए जिसका एक प्री नहीं क्रैक हुआ या प्री क्रैक हुआ, तो वो जानता है कि कैसे क्रैक हुआ, तो टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, ठीक है। तो ये तीन चीजों को भी आप इकट्ठे खरीद सकते हैं, बहुत ही सुपर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, तीनों ही चीजें आप शायद 11,000 का चल रहा है अभी पैक, ठीक है, इसमें ले सकते हैं। बाकी अलग अलग तो ये अवेलेबल ही हैं। तो आप आइए यहाँ पर पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जी चीज़ें जो जहाँ पर बेस्ट अवेलेबल है वहाँ से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड बस एफर्ट कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले आपको, ताकि मेहनत आप भी करते रहें। जो वीडियो अगर देखो काफ़ी लंबा हो गया, आई एम श्योर ये वीडियो 40-45 मिनट का पहुँच गया, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो और थोड़ा फल भी मिले ना, ठीक है दोस्तों। ओके, तो एनपीए के आपने मुझे बताना है क्राइटेरिया क्या है। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।